नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैया लाल स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल स्टडी विद केएल सर में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं पर्यावरण शिक्षण का टेस्ट। ये टेस्ट नंबर 1 है दोस्तों, पर्यावरण शिक्षक का। इस टेस्ट में 20 प्रश्न होंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से यानी रीट, सी टेट, यूपी टेट, एमपी टेट, इस प्रकार की सभी टेट परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और वीडियो के अंत में कमेंट में ज़रूर बता कर जाना कि आपके कितने सही हुए और प्रश्नों का लेवल कैसा था। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान को एक ही विषय पर्यावरण अध्ययन के तहत पढ़ाया जाता है। यह है विज्ञान शिक्षण का अध्यापक केंद्रित उपागम, अनुशासनिक उपागम, एकीकृत उपागम और सामान्य उपागम। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, एकीकृत उपागम। दोस्तों, जो यहाँ पर सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3 होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, प्रारंभिक स्तर पर इतिहास शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावी तरीका है कहानी कथन विधि, प्रश्नोत्तर विधि, पाठ्यपुस्तक विधि और व्याख्यान विधि। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, कहानी कथन विधि। दोस्तों, प्रारंभिक स्तर पर, एलिमेंट्री स्तर पर जो इतिहास शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण प्रभावी तरीका है वो कहानी कथन विधि है। कहानी कहने से जो विद्यार्थी है वो केंद्रित हो जाता है और कल्पना लोक में विचरण करने लगता है। तो सबसे जो प्रभावी है वो प्रभावी कहानी कथन विधि मानी जाती है प्रारंभिक स्तर पर। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम की विशेषता में शामिल नहीं होता है। सीखना हमेशा विवेकपूर्ण नहीं है, सीखना एक अनुकूलन प्रक्रिया है, सीखना एक प्रकार की खोज करना है, सीखना जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1, सीखना हमेशा विवेकपूर्ण नहीं है। अपन से पूछा है कि कौन से अधिगम की विशेषता में शामिल नहीं है। यहाँ पर दूसरा, तीसरा और चौथा विकल्प जो है ये अधिगम की विशेषताएं हैं, जबकि पहला जो है ये अधिगम की विशेषता नहीं है। तो यही हमारा उत्तर होगा सही। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों, कक्षा 1 से 5 के स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन अपने में क्या शामिल नहीं करता है। शिक्षण में कमियों की पहचान, शिक्षार्थियों के सीखने को बढ़ावा, शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग, शिक्षार्थियों के अधिगम रिक्तियों की पहचान। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग। जो 1 से 5 का पर्यावरण का स्तर है उस अध्ययन में रचनात्मक आकलन में शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग को शामिल नहीं किया जाता है, जबकि जो पहला, दूसरा और तीसरे को शामिल किया जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों, पर्यावरण अध्ययन कक्ष में सीखने की प्रक्रियाओं में विद्यार्थियों को सीखने और उनसे अपेक्षित प्रक्रियाओं में मनन करवाना, कक्षा में होने वाली चर्चाओं पर नोट्स बनाने के लिए कहना चाहिए, अभ्यास में दिए गए सभी प्रश्नों को हल करने के लिए कहना चाहिए, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1, सीखने और उनसे अपेक्षित क्रियाओं में मनन करवाना चाहिए। दोस्तों, मनन करवाने से उनकी जो सृजनात्मकता है वो थोड़ी सी बाहर आती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर मनन करने से चिंतन को बढ़ावा मिलता है। इस प्रकार से विकल्प नंबर 1 यहाँ पर सही है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, सीखना विकास की एक प्रक्रिया का कथन है। सीखना विकास की एक प्रक्रिया है, यह कथन है किसका है। जेपी गिलफोर्ड, ब्लूम, वुडवर्थ और जी मर्फी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3, वुडवर्थ। दोस्तों, यहाँ पर सीखना विकास की एक प्रक्रिया है, ये जो कथन है ये वुडवर्थ का कथन है। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 3 अपना सही हो जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है दोस्तों,
ईवीएस की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जा सकता है? शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए, प्रायोगिक कौशल को बढ़ावा देने के लिए, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए, विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए। जो विकल्प नंबर 1 है, शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए, अपना सही आंसर है। सबसे अच्छा उपयोग इसी में होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। शालिनी ने कक्षा 4 के विद्यार्थियों को विज्ञान केंद्र दिखाने के लिए शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाई है। नीचे दिया गया कौन सा सामान्य निर्देश इस भ्रमण के लिए अप्रासंगिक है? अपना दिन भर का पूरा बस्ता लेकर जाना, बिना मुझे सूचित किए कहीं नहीं जाना, अपने साथ पेन और नोटपैड ले जाना, प्रदर्शन के समय शंकाओं के विषय में प्रश्न पूछना। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, अपना दिन भर का पूरा बस्ता लेकर जाना। दोस्तों, भ्रमण पे जाते हैं तो बस्ता लेकर जाने का वहां पर कोई औचित्य नहीं है। अपन से पूछा अप्रासंगिक, तो यहाँ पर पहला कथन अप्रासंगिक होता है। यही अपना सही उत्तर है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। किसी ऐतिहासिक पात्र की वेशभूषा से सुसज्जित होकर छात्र या शिक्षक जिसकी भूमिका का निर्वाह करते हैं वह विधि है प्रश्नोत्तर विधि, वार्तालाप विधि, खेल विधि, नाटकीकरण विधि। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, नाटकीकरण विधि। दोस्तों, यहाँ पर किसी पात्र की वेशभूषा से सज्जित होकर सुसज्जित होकर शिक्षक उसकी भूमिका का निर्वाह करता है तो वो नाटकीकरण विधि के अंतर्गत आता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल शामिल है अभिव्यक्तात्मक योग्यताओं को बाहर निकालने के लिए विलक्षण संप्रेषण कौशल, स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता योग्यता, ड्राइंग और पेंटिंग में विलक्षण कुशलता, ग्लोब पर स्थिति दर्शाने के लिए स्केच और गणनाओं का उपयोग करने की योग्यता। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता। यहाँ पर अपना विकल्प नंबर 2 सही हो जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। एक अध्यापक कक्षा में प्रत्येक छात्र को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के विषय में निर्णय करना, बच्चों में सृजनशीलता का विकास करना, बच्चों को पुनश्चक्रण, पुनः प्रयोग और रूपांतरण को समझने देना, कूड़े से बनी श्रेष्ठ वस्तुओं की प्रदर्शनी आयोजित करना। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, कक्षा के श्रेष्ठ विद्यार्थियों के विषय में निर्णय करना। दोस्तों, यहाँ पर जो शिक्षक छात्रों को रद्दी से सामग्री बनाने के लिए कहता है तो वो सृजनशीलता का विकास करने के लिए करना चाहता है, पुनर्चक्रण, पुनः प्रयोग और रूपांतरण को भी समझाना चाहता है और कूड़े से बनी वस्तुओं की श्रेष्ठ प्रदर्शनी को भी आयोजित कर सकता है। तीनों विकल्प इसके लिए सही है, जबकि जो पहला विकल्प है ये इसका शिक्षक का अभिप्राय नहीं है, वो इस माध्यम से श्रेष्ठ विद्यार्थी के विषय में निर्णय करना नहीं चाहता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। दूर स्थित किसी वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान के विषय में शिक्षण के समय किसका प्रयोग सर्वाधिक अच्छा हो सकता है? चित्र, चार्ट, नमूना और कंप्यूटर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, नमूना। दोस्तों, यहाँ पर नमूना अपना सही होगा। नमूना जो है एक तरीके से मॉडल होता है दोस्तों वस्तु का, बिल्कुल वस्तु का सेम टू सेम होता है ये, तो इससे बच्चे को अच्छा समझ आता है। तो नमूना यहाँ पर अपना सही होगा विकल्प नंबर 3। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। सतत व व्यापक मूल्यांकन मुख्य रूप से पर बल देता है बच्चे के सुधार के लिए लगातार परीक्षण करने, बच्चे के व्यवहार का सतत अवलोकन करने, मस्तिष्क, हृदय और हाथ की शिक्षा पर, कमजोर और अयोग्य विद्यार्थियों को उच्च स्तर पर प्रोन्नत करना। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1, बच्चे के सुधार के लिए लगातार परीक्षण करने पर बल देता है। सतत व्यापक मूल्यांकन बच्चे के सुधार के लिए लगातार परीक्षण करने पर बल देता है। अपना यहाँ पर विकल्प नंबर 1 सही हो जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए अर्धवार्षिक और वर्ष के अंत में वार्षिक मूल्यांकन, छोटे बच्चों को उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण की श्रेणी के अंतर्गत आंकने के लिए प्रत्येक सप्ताह गृह कार्य और कक्षा कार्य,
शिक्षक द्वारा सतत व असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों में बांटना। प्रत्येक सप्ताह औपचारिक परीक्षाएं, खेल तथा उन्हें प्रगति पत्र में दर्ज करना। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3, शिक्षक द्वारा सतत व असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। यहाँ पर अपने विकल्प नंबर 3 सही हो जाता है, जो सही उत्तर है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। एक शिक्षिका संकल्पना पढ़ाते समय विद्यार्थियों में अक्सर प्रतिपुष्टि लेती है। इस क्रिया को रूपात्मक आकलन कहा जा सकता है। यह क्रिया विद्यार्थियों की चिंतन प्रक्रिया में व्यवधान उत्पन्न कर सकती है, अतः ऐसा नहीं किया जाना चाहिए। यह क्रिया शिक्षक को उसके उद्देश्यों की प्राप्ति से विचलित कर सकती है। यह क्रिया कक्षा में प्रेरक वातावरण का निर्माण कर सकती है। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, इस क्रिया को रूपात्मक आकलन कहा जाता है। शिक्षिका संकल्पना पढ़ाते समय विद्यार्थियों से प्रतिपुष्टि लेती है, तो एक आकलन है कि बच्चे कितना सीख रहे हैं, नहीं सीख रहे हैं, इस वजह से यह रूपात्मक आकलन में आ जाएगा, विकल्प नंबर 1। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। पाठ्य वस्तु पर आधारित इकाई योजना निम्नलिखित प्रकार की होती है। सिद्धांत पर आधारित, प्रकरण पर आधारित, किसी मूल पहलू पर आधारित और उपयुक्त सभी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, उपयुक्त सभी। यहाँ पर जो पाठ्य वस्तु है, पाठ्य वस्तु पर आधारित इकाई योजना है, वो सिद्धांत पर आधारित हो सकती है, प्रकरण पर आधारित हो सकती है और किसी मूल पहलू पर आधारित भी हो सकती है। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 4 अपना सही हो जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। पाठ्य योजना के 500 पन्नों को प्रस्तुत करने वाले हैं जॉन डीवी, किलपैट्रिक, जे.एफ. हर्बर्ट स्पेंसर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, जे.एफ. हर्बर्ट। यहाँ पर विकल्प नंबर 3 अपना सही हो जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। निम्नलिखित में से बच्चों का आकलन करने का वह सर्वश्रेष्ठ तरीका कौन सा होगा। गृह कार्य, योगात्मक कार्य, पोर्टफोलियो और आवधिक परीक्षाएं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, पोर्टफोलियो। दोस्तों जो पोर्टफोलियो है ये बच्चे का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका होता है। इसमें बच्चे की निरंतर प्रगति को दर्ज किया जाता है, पोर्टफोलियो में संभाल कर रखा जाता है, जिससे कि उसका विकास क्रम अपन देख सकते हैं। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 3 अपना सही हो जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। पाठ्यक्रम शिक्षक के हाथ में एक साधन है जिससे वह अपने विद्यालय में अपने उद्देश्य के अनुसार अपने छात्र को कोई भी रूप दे सकता है। पाठ्यक्रम की यह परिभाषा किस शिक्षाविद ने दी। हर्बर्ट, कनिंघम, फ्रोबेल, वाल्टर सी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, कनिंघम। दोस्तों ये जो परिभाषा है ये कनिंघम ने दी थी, तो यहाँ पर अपना कनिंघम सही हो जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला और आखिरी 20वां प्रश्न, उससे पहले आपसे निवेदन है कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सभी मित्रों, सभी दोस्तों तक ये टेस्ट सीरीज पहुँचे और उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। चलिए दोस्तों आखिरी और 20वां प्रश्न है। मनुष्य एक विशेष समय पर जिन संपूर्ण परिस्थितियों से घिरा होता है उसे पर्यावरण कहते हैं। ये परिभाषा है सीसी पार्क, लेमार्क, हॉलैंड डगलस और वेस्ले। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, सीसी पार्क। दोस्तों यहाँ पर सीसी पार्क अपना सही हो जाता है। ये परिभाषा सीसी पार्क की है, पर्यावरण की। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो नए टेस्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।